एंड वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो चलिए, इसमें हमारा जो एक प्रीवियस वीडियो हमारी हो चुकी है वो हमारा स्टार्टिंग का कंटेंट था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो जाकर देखिए। चलिए, तो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले क्या कंडीशन थी, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब क्या कंडीशन थी, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो ऑल ओवर हमने वो कंडीशन देखी थी कि ऑल ओवर कंडीशन क्या थी। अब हम एक एक सेक्टर को लेकर देखेंगे कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो एक एक सेक्टर की क्या क्या कंडीशंस थी और ब्रिटिशर्स पिछले 200 सालों से क्या क्या वहाँ पर करके गए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे कि जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो हमारा प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी, क्योंकि उसके ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को फोर्स करते थे कि आप हाथ का काम मत करो, कुछ मत करो, आप सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जाओ और वहाँ पर काम करो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, प्रोडक्शन बहुत कम था। प्रोडक्शन मतलब जो हमारा टोटल आउटपुट होता है, टोटल लेवल ऑफ आउटपुट होता है, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर जो हमारी पीस ऑफ लैंड होता है उससे हम कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो इस टाइम पर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही कम था, क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन का प्रेशर था जो लैंड पर वो बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लॉयटेटिव एंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम सबने ऑलमोस्ट लगान मूवी जो आई थी वो हम सबने देखी ही है, मोस्टली बच्चों ने देखी होगी। अब उसमें क्या था, उसमें जो एक्चुअल में जो हमारे लैंडलॉर्ड होते थे, मतलब जमीन के जो मालिक होते थे, उनको वहां से हटा दिया गया था और ब्रिटिशर्स ने आकर उन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था। मतलब काफी एरियाज पर उन्होंने जमींदारी सिस्टम कर दिया था कि भाई यहाँ से यहाँ तक कौन है, ये जमींदार है। उन्होंने अपने लोग एज अ जमींदार वहां पर बिठा दिए थे। वो क्या करते थे, अब देखिए ओनर जो जमीन का एक्चुअल में मालिक था वो मालिक नहीं रहा। अब वो सिर्फ कौन था, वो सिर्फ उस जमीन पर काम करने वाला एक पर्सन था, मतलब टिलर। टिलर इसमें आगे वर्ड भी यूज होता है। टिलर का मतलब होता है खेतों में जो बुआई करते हैं, जो खेतों की जुताई करते हैं, उसमें बीज वगैरह डालना, सब काम करना खेतों पे, तो वो सब उनका काम रह गया था सिर्फ। बट उससे जो रेवेन्यू आता था वो कौन ले लेता था, जमींदार ले लेते थे। ठीक है, तो जो टिलर थे वहां पर जो सिर्फ काम करते थे, जिनकी एक्चुअल में वो जमीन थी, उनको सिर्फ उनकी एक तरीके से गुजारा करने के लिए या फिर सिर्फ जीने के लिए उनको थोड़ा बहुत अनाज दे दिया जाता था। बाकी सारा अनाज जो जमींदार थे, जो जमींदारी सिस्टम किया गया था, ये लोग ले जाते थे। मतलब बहुत कम ही इनको अनाज दिया जाता था, सिर्फ मतलब उनसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ जिंदा रह पाना भी बहुत ही मुश्किल होता था। तो एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम का क्या, वही जमींदारी सिस्टम, लोगों से अपना जमीन का जितना भी ओनरशिप था वो लेकर वहां पर जमींदार बिठा दिए गए और जमींदार कलेक्टिवली वो रेवेन्यू क्या करते रहते थे, इकट्ठा करते रहते थे। अच्छा, इनको जमींदार को मतलब नहीं है कि आपकी फसल हुई है या नहीं हुई, इनको पूरे साल में इतना अनाज चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कहीं से भी ला कर दें। ठीक, फसल नहीं हुई है तो भी ला कर दो, फसल नहीं हुई है तो अगली साल होगी तो आप डबल दो अनाज। ठीक है, तो इससे क्या होता था, बेचारे जिसकी जमीन है उसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं रहता था। इसके बाद फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट ऑफ कैश क्रॉप। यहाँ पर क्या था, लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि वो एग्रीकल्चर को क्या करें, कमर्शियलाइज करें। पहले के लोग जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे तो वो सिर्फ अपने खाने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर करते थे, ना कि बिजनेस के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को या फिर फार्मर्स को फोर्स किया कि नहीं, आप क्या करिए, आप कैश क्रॉप उगाइए, आप ऐसी खेती करिए जिससे कच्चा माल हो गया और हम उस कच्चे माल के लिए आपको पैसा देंगे। जैसे कि जूट, कॉटन, इंडिगो, ये सब वो उगवाते थे, मतलब एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे बहुत ही चीप कॉस्ट पर, और वहां से फिनिश गुड्स बना के वो हमें ही वापस सोल्ड आउट
कर देते थे। इसके बाद है यहाँ पर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, अब देखिए सब लोगों को एग्रीकल्चर तरफ की और तरफ उन्होंने क्या किया, प्रेशर किया कि आप एग्रीकल्चर का काम करिए, हाथ का काम मत करिए, कैश क्रॉप ज्यादा उगाइए, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या था, देखिए लोग वहां पर काम तो कर रहे थे, बट एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की कमी थी। यहाँ पर जो लोग थे वो सारा पैसा ले जाते थे, जमींदार सारा पैसा ले जाते थे, बट उस पैसे से उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या उसको डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा। कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, कोई आपका एक तरीके से जो भी फर्टिलाइजर्स हैं या कुछ भी अच्छी फ्लड कंट्रोल फैसिलिटी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, तो कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। सिर्फ यहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी पैसा आता था वो ले जाते थे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फैसिलिटीज थी उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी थी। जैसे कि हम बात करें पानी की, तो पानी के लिए वही जो नदियाँ थी उनका हमें सहारा लेना पड़ता था, या फिर अगर नदी नहीं है आसपास या कुछ नहीं है, कुआं नहीं है आसपास, तो टोटली डिपेंडेंट होना पड़ता था रेन पर। रेन होगी तो फसल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद गल्फ बिटवीन ओनर एंड द टिलर ऑफ द सॉइल, मतलब मिट्टी का जो ओनर था, ओनर मतलब जो जमींदार थे वो ओनर हो गए थे, टिलर मतलब उस पर काम करने वाला इंसान जिसकी एक्चुअल में वो जमीन थी, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। यहाँ पर जो ओनर था वो क्या करता था, टोटल आउटपुट सारा ले जाता था और उसमें से कुछ शेयर गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनको दे देता था। बट जबकि यहाँ पर जो टिलर ऑफ द सॉइल है, मतलब जो एक्चुअल में उस जमीन पर काम कर रहा है, उसको सिर्फ उसके खाने के लिए या उससे भी कम फसल या अनाज दिया जाता था। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। उसके बाद है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब जो जमीनें हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड थी। मतलब एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, फिर दूसरा थोड़ी दूरी पर है, फिर दूसरा थोड़ी दूरी पर है। तो इस तरीके से जो काम करना होता था, मतलब अगर हमें कुछ काम करना है, उसमें पानी लगाना है या फिर बीज उसमें डालने हैं खेत में, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट हो जाता था। ठीक है, छोटी छोटी ज़मीनें होने की वजह से, दूर दूर ज़मीनें होने की वजह से उनमें प्रोडक्शन करना या उनमें कल्टीवेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसके बाद अब हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे? तो देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बल्कि बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे उस टाइम पर हमारी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी चलती थी। ठीक, बट उनके आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद या फिर जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पर क्या कंडीशन थी? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, जो मैंने आपको बताया था, ट्रेड पॉलिसी। एक उन्होंने ऐसी व्यापार नीति बनाई जिसकी वजह से सिर्फ जो भी फायदा हुआ उन्हें ही हुआ, दोनों तरफ से नुकसान किसका था? इंडिया का था। क्या ऐसी नीति थी, क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था? कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। उन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल के सप्लायर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इंडिया के लोगों को उन्होंने इतना फोर्स किया कि आप कैश क्रॉप उगाइए, मतलब कच्चा माल हमें दीजिए। कच्चा माल बहुत ही सस्ते दामों पर वो यहाँ से ले जाते थे एंड डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटेन। हमारा ही सामान ले जाते थे और उस सामान को अपने यहाँ फिनिश गुड्स बनाकर इंडिया में ही उसे बेच जाते थे। मतलब इंडिया को एक तो उन्होंने रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, रॉ मटेरियल यहाँ से ले गए, और फिर इंडिया को ही उन्होंने एज अ मार्केट डेवलप किया कि इंडिया के लोगों के पास हम अपना सामान लेकर आएँ और वो उन्हें खरीदें। ठीक है, तो यहाँ पर डबल लॉस हमारी था। मतलब हमारी ही चीज़ बहुत ही सस्ते दामों में हमसे ले ली जाती थी और उसको फिर डबल ट्रिपल या उसको कई टाइम्स उसके प्राइस बढ़ाकर वापस हमें ही बेच दिया जाता था। इसके बाद यहाँ पर है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट होना चालू हो गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता था? देखिए जब ब्रिटिशर्स के गुड्स यहाँ पर आते थे तो भाई कहाँ मशीन के बनाए हुए गुड्स और कहाँ हैंडमेड गुड्स। पहली बात तो लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि आप एग्रीकल्चर का काम करो, आप ये सब काम करो ही मत। ठीक है, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। और उसके बाद एंड पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स। हमारी इंडिया की मार्केट में ब्रिटिश गुड्स की इतनी भरमार हो गई थी, इतनी मतलब ब्रिटिश गुड्स ही हर जगह दिखते थे।
तो यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश गुड्स का आना इस तरीके से, इस कदर से स्टार्ट हो गया था कि इंडिया के लोग वही ब्रिटिश गुड्स खरीद कर इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो भाई हमारा ही लॉस था, क्योंकि हमारा ही सामान हम बहुत ही सस्ते दामों में उन्हें दे रहे थे और उनसे कई गुना महंगे दामों में उसे वापस ले रहे थे। इसके बाद है यहाँ पर डिकेन हैंडीक्राफ्ट। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी बहुत कमी आने लगी, जो कि पहले बहुत ही फेमस थी, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी ऑफ द टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कॉलोनियल रूल, यहाँ पर रूलर कंट्री कौन है, ब्रिटिश, कॉलोनी कौन है, इंडिया। तो इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो कौन लेगी, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश रूलर्स ने, उन्होंने एक नीति बनाई, टैरिफ होता है, टैक्स होता है जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर लगता है, उसके लिए उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाई। अब उसमें क्या था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कोई भी अगर एक्सपोर्ट होगा ब्रिटेन के लिए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू इंडिया। अगर ब्रिटिश से कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में आता है, इंपोर्ट होता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब दोनों तरफ से इंडिया की गवर्नमेंट को लॉस। उसके बाद हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडी, मतलब अगर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कहीं बाहर जा रहे हैं, रॉ मटेरियल तो ब्रिटिशर्स लेते थे, बट अगर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन पर हैवी ड्यूटी, बहुत ज़्यादा ड्यूटी, बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता था। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ कोई सामान बन रहा है 100 रुपीज़ का, उस पर 20 रुपीज़ का ड्यूटी लगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी। अब वो सामान हो गया 120 का, 120 का सामान हम बाहर बेचेंगे 130 140 में, सिंपल सी बात है। अच्छा, हैवी ड्यूटी लगने से पहले क्या था, 100 का सामान था, 5 रुपीज़ का उस पर टैक्स लगा, हद से ज़्यादा हमने 110 में उसे बेच दिया। अब यहाँ पर क्या था, पहले वही चीज़ जो बाहर के लोगों को 110 में मिल रही थी, अब वही चीज़ उन लोगों को 150 या 160 में, मतलब ड्यूटी या एक्सपोर्ट पर टैक्स ज़्यादा हो जाने की वजह से जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो बाहर के लोगों के लिए बहुत ही महंगे हो गए। और महंगी चीज़ जैसे ही होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी उन्होंने टैरिफ पॉलिसी बनाई भेदभाव भरी वाली कि भाई खुद के लिए कोई टैक्स नहीं, और अगर आप हमारे अलावा किसी और को सामान देते हो तो उस पर डबल टैक्स लगेगा या बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी कम हो गई। उसके बाद कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। हमारा कंपटीशन किससे था, मशीन मेड प्रोडक्ट से। अगर हम सेम टाइम पर सामान बना भी लेते हैं, मतलब जो हाथ के कारीगर थे वो सेम टाइम पर सामान बना भी लेते हैं और मशीन से कोई सामान बन के आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है देखने में सामान मशीन का ही, क्योंकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, उसमें देखने में वो अट्रैक्टिव लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसी को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हमारा कंपटीशन एक तरीके से मशीन्स के साथ था, जो इंडिया के लोगों का कंपटीशन था। उसके बाद लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब इंडिया के लोगों को कच्चा माल उगाना तो आता था, बट उस कच्चे माल से उसे कैसे फिनिश गुड्स में तैयार किया जाए वो इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी। मतलब उस कच्चे माल को हम किसी ऐसा कोई इंडस्ट्री ऐसी बनाए जिसमें हम मशीन के द्वारा उसे फिनिश गुड बना सके, तो हमारे पास ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। हम चाहकर भी उन्हें मशीन के द्वारा नहीं बना सकते थे क्योंकि हमारे यहाँ मशीन ही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। लोगों की पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आने लगा। पहले के लोग ज़रूरतों के हिसाब से डिमांड करते थे कि भाई अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, बट हमारे यहाँ ब्रिटिश गुड्स की इतनी भरमार हो गई, उन्होंने हमारे यहाँ इतनी वैरायटी लाकर रख दी, जिससे लोगों ने क्या, अब लोग अपने एक तरीके से प्रेस्टीज के लिए या एक तरीके से अपने स्टेटस के लिए चीज़ों को चुनने लगे कि जितनी महंगी चीज़ चुनेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेटस अच्छा होगा। ठीक है, तो पहले जो पैटर्न ऑफ डिमांड था हमारा सिर्फ लोगों के कंजम्पशन की वजह से था, उनकी नीड्स की वजह से था कि जो ज़रूरत होती थी वही बनता था, बट अब डिमांड होने लगी लोगों के शौक की वजह से, मतलब वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जाने लगे, उनको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद, क्योंकि भाई मार्केट में हमें दिखता ही वही सब था। ठीक है, तो वही चीज़ लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन इन, ये यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है, ये वर्ड देख लीजिएगा। पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड लाइक रेलवे। मतलब पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स हम अब हमारे यहाँ थे, वो रेलवे लेकर आए थे, तो वो जो रेलवे की फैसिलिटी थी वो सिर्फ कहाँ तक
लिमिटेड थी सिर्फ ब्रिटिशर्स तक। अगर पोर्ट पर इंडिया का कोई सामान आ रहा है और ब्रिटिश का कोई सामान आ रहा है तो पोर्ट से सिर्फ वो सामान रेलवे में सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही जा सकता था, इंडियंस का सामान रेलवे में नहीं जा सकता था। मतलब इंडियंस बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड थे, वो रेलवे का यूज नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से भी हमें काफी नेगेटिव इफेक्ट फेस करने पड़े। सपोज अगर सब पोर्ट पे सामान बराबर आ रहा है, हमारा भी सेम टाइम पर आ रहा है, कहीं से भी एशिया यूरोप हम जो भी थोड़ा बहुत व्यापार रह गया था वहां से सामान आ रहा है, तो भाई ब्रिटिशर्स का सामान रेलवे से मार्केट में जाएगा और हमारा सामान किसी बैलगाड़ी से या किसी घोड़ा गाड़ी से या किसी और चीज से जाएगा मार्केट में। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सामान को मार्केट में पहुंचने में ज्यादा देर लगेगी और मार्केट में जो सामान पहले पहुंचेगा वही पहले भी बिकेगा, सेल आउट होगा। ठीक है, तो ये हमारा था एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आजाद हुए थे तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ये कंडीशन थी। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो दोनों की ही कंडीशन काफी खराब थी। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।